नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। पिछले 25-26 सालों में आपने जम्मू कश्मीर में कई चीज़ों को बदलते हुए देखा होगा। हुकूमतें भी बदल गई, कई सरकारें आई और कई चली गई, कई गवर्नर भी आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जो ज्यों का त्यों है। वो है मुद्दा डेली वेजेस का। डेली वेजेस को समय समय पर ये आश्वासन दिए गए, यकीन दहानी दिलाई गई कि उनके जो जितने भी मसले हैं वो जल्द ही हल कर देंगे, लेकिन आज तक उनके मसले हल नहीं हुए। ऐसे ही है पीएचई डेली वेजेस और जो कैजुअल डेली वेजेस जो अलग अलग जो विभागों में काम करते हैं, उनका मसला आज भी ज्यों का त्यों ही है। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तनवीर हुसैन है, जो जम्मू कश्मीर पीएचई डेली वेजेस एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, और जो एक यूनाइटेड इन्होंने फ्रंट बनाया है, अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनवीर आपका। थैंक यू राजन जी। तनवीर, 25-26 साल हो गए, इतनी लंबी जद्दोजहद, आप क्या लगता है क्या चीज, क्या वजह है, क्या वजूहात इसके पीछे हैं कि आपकी सुनी नहीं गई आज तक? देखिए राज जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज इस विशेष मुद्दे को आप डिस्कस करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया। आप जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से हम अपने डिपार्टमेंट्स के अलग अलग विभाग की बात कर रहे हैं। इसमें पीएचई है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं, पीडीडी है, पीडब्ल्यूडी है, टूरिज्म है, जितने भी विभाग हैं जी, अगर इसको कहा जाए तो बैकबोन कहा जाता है इस वक्त जम्मू कश्मीर की। जितनी भी एडिशनल सर्विस से लेके आप हेल्थ के आईजीएफ वर्कर, एनवाईसीज देखिए, आप जितने भी वॉलंटियर वर्क देखिए जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट्स का, तो ये डिविजन चलाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर के उन एचओडीज की रिपोर्ट्स है कि इन लोगों के ऊपर जो है ये जम्मू कश्मीर का जो निजाम ये चल रहा है जी। होता क्या है कि हमेशा हम लोगों को पॉलिटिकल विक्टिम बनाया गया है जी। जब कोई नई सरकारें आती है, हमें वादा किया जाता है कि आप हमारी सरकार लाइए, आप हमें वोट दीजिए तो हम आपका जो इस मामले को हल करें। ये एक पॉलिटिकली इशू बन गया, और पॉलिटिकल इशू के साथ साथ अब हम जो लोग हैं और हमारा परिवार, वो पॉलिटिकली एक सियासत का शिकार हो चुके हैं। आप जानते होंगे कि आप अगर हम 2014 की बात करें, एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, और उस टाइम क्या था कि 60,000 लोगों को एक हरी झंडी दी गई थी कि इनको फेस बैनर्स में, जैसे 94 से लेकर 2005 तक पहले गैप में, उसके बाद 5 से लेकर 9 और 9 से लेकर 14, इस तरह से 3 गैप में बनाया गया था। लेकिन उस टाइम बदकिस्मती से सैलाब 2014 में आया, और क्या सरकार कुछ वजूहत रही, और आपने देखा होगा उस टाइम जो हमारे पीएचई की मंत्री, अगर बात करूं 2014 में श्यामला शर्मा जी थे, जो इस्तीफा देकर भी वापस आए थे, आपने देखा होगा। बहरहाल उस टाइम एक साधारण कमेटी का अप्रूवल मिला था, लेकिन अभी तक भी उन लोगों को जो है रेगुलराइज नहीं किया गया। उसके बाद जब यहाँ पे भाजपा और पीडीपी के गठबंधन सरकार आई, आपने देखा होगा, और वादा क्या था जम्मू के लोगों के साथ कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके पॉलिसी जो बनाएंगे। और खास करके मैं बात अपनी करूं, जब 2014 में हम जब धरने में बैठे थे हम चीफ इंजीनियर ऑफिस में, तो वहां बीजेपी की सीनियर लीडरशिप मेरे पास आई थी, और अभी तक वो फोटोग्राफ्स वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं। उसमें माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, बाकी जितने भी लीडर्स हैं वहां पे आए थे, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आएगी और आपके लिए पॉलिसी बनेगी। उसके बाद आपने देखिए कि हालात जैसे जैसे बदलते गए, सरकार यहां भाजपा पीडीपी की बनी, कुछ काम हुए भी, हम ये पूरा नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुए भी, लेकिन कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट इशू, चाहे वो रेगुलाइजेशन का है, या अगर अब इस समय की बात करें मिनिमम वेज एक्ट, जैसे पूरी इस वक्त जो यूटी जम्मू कश्मीर जब 5 अगस्त के बाद जब यहाँ पे नए रूल लागू हुए, तो उसमें यह कहा गया था कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को दिया जाएगा, और जो लगभग 18,000 का जो इस वक्त जो बाकी यूटीज में दिया जाता है। तो उसके बाद ये वादा किया गया था कि जो मध्यम वर्ग का जो मुलाजिम है जम्मू कश्मीर का, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट हुआ नहीं। उससे पहले सत्यपाल मलिक जी जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार टूटी, ऑनलाइन थोड़े बहुत वर्कर्स हुए, वहां से कुछ साथी रहे, कुछ साथी मर गए, कुछ साथी जो अभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई सही तरह से नहीं कर पाए। और उसके बाद जब सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे आए, तो एक उम्मीद, एक आशा बंदी कि शायद गवर्नर रूल में अब हमारा इस मसले को हल होगा, और उस पर कुछ वर्क भी हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेट फिर यहाँ से जब 5 अगस्त के बाद उनको फिर हटाया गया, और यहाँ पे उपराज्यपाल आए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनने भी 1 साल का टाइम यहाँ पे दिया, और उनने भी पीछे काफी बयान दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके ऊपर काफी हद तक वर्क हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जब 1 साल पूरा हुआ तो अचानक से उनका जहां से तबादला हो जाता है, और फिर नए जो आज एलजी जो मनोज सिन्हा जी आए हैं, अब उनने कारोबार संभाला है। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारा कोई काम कहीं स्टेज पे पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ ऐसा फेरबदल हो जाता है जिससे उसका खामियाजा खासकर डेलीवेटर्स को भुगतना पड़ता है। तो
अभी तक अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की पैची डिलीवर्स की बात करें या कैजुअल लेबर्स जो बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, इस वक्त हम फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर काम कर रहे हैं। अगर सुबह आपके घर में या किसी साथी घर में पानी नहीं हो तो कितनी मुश्किल होती है। तो हम ये नहीं देखते हैं सुबह कि हमारे बच्चों के उनके ब्रेकफास्ट है, उनको जाने के लिए स्कूल के हमारे लिए उनके कॉपी पेंसिल है। हम सुबह उठ के डोर स्टेप पे लोगों को पानी देते हैं और फिर होता क्या है, ना हमारे वेजेस, त्योहार आप ईद देखिए, पीछे ईद गई, रक्षाबंधन गए, तो बिल्कुल भी ना ही हमें कई साथियों को, कई लोगों को मतलब राइडर लगा गए। और मैं टूरिज्म की बात करूं 2014 से लेके एरिया कमांड की बात करूं, ऐसे डिपार्टमेंट्स है, पीडब्ल्यूडी है, 2014 से लेकर सर आज तक उन लोगों को सैलरी नहीं है, आज कुछ लोगों को दी जाती। तो कैसे एक मुलाजिम का घर चल रहा है। और पीडीडी वालों की बात करूं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कहीं के हाथ कटे हुए हैं और अभी अभी पिछले हमारे 3-4 साथ जिनकी डेथ भी हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं रैना साहब की 2 घंटे हमारी कैजुअल लेबर्स की लाश नगर में लटकती रही, कोई लाश उठाने के लिए उनका नहीं आया। और जो ह्यूमन राइट्स एक्ट का वायलेशन हो रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को और यहां के जो नए नए एलजी साहब आए उनका भी हमने वेलकम किया है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द हमारे मसले को अब इसको और फाइनल शेप नहीं दी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसका बिगल जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ने पहले से ही फूंक दिया है 25, 26, 27 का। अगर सरकार इन 3 मतलब 1 हफ्ते के बीच हमारे इस मसले को हल नहीं करती है, गंभीर नहीं दिखती है, और ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को समस्या से जूझना पड़ेगा और उसकी केवल जिम्मेवारी यहां के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तनवीर जी, आपने 2 बातें काफी अहम मुझे इसमें लगी। जो आपने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो उसके विक्टिम आप बने, और जब भी आपका मसला आगे गया तो या तो गवर्नर चेंज हो गए या सरकारें ही बदल गई, तो कहीं ना कहीं आपका मसला वहां दब के रह गया। आपने ये भी वाजे कर दिया है कि कोविड-19 के चलते जो है इस वक्त पीएचई जितने भी डेली वेजर्स हैं वो ही फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, लेकिन ऐसे में रिस्क जोन भी में आप काम करते हो, लेकिन तमाम तरह की जो है सरकारों से, उनके नुमाइंदों से, नेताओं से आप मिले, उनका क्या आश्वासन रहा है आपको? देखिए सर, जहां तक एजुटेशन की बात या आश्वासन की बात करें, आप जानते हैं कि जम्मू की सड़कों पे, कश्मीर की सड़कों पे और यहां से लेकर दिल्ली तक भी हमारी एसोसिएशन ने इस आवाज को पहुंचाया और आश्वासन बार बार हमें यही मिले कि हर किसी लीडर, किसी ने यह नहीं कहा कि आपका मुद्दा जो जनवन नहीं है, हर एक पॉलिटिकल लीडर है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, जिसके पास भी हम गए उसने यही कहा कि आपका मुद्दा जनवन है और इस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे चाहिए कितना वक्त सरकार को चाहिए, और 25 साल सर एक लाइफ एक आधी लाइफ होती है, वो इस डिपार्टमेंट को हमने दे दी है। और जब जम्मू कश्मीर में नए जॉब्स की बात की जा रही है, नई रिक्रूटमेंट्स की बात की जा रही है, अभी 8000 के करीब नई जॉब्स यहां पे आ गई, उसमें हमने ये कहा गया था कि डिलीवर्स को इसमें जी 5 पॉइंट दिए जाएंगे। मुझे राणा साहब एक बात बोलिए आपकी, जिससे 25 साल एक डिपार्टमेंट को दिए हैं, उसके बाद 5 पॉइंट, उसकी लाइफ के साथ मजाक नहीं हो रहा है। और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अभी तक जो फिगर है 5 लाख से ऊपर जो फॉर्म रजिस्टर ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं और 8000 केवल पोस्ट है। मुझे कहे कि डिलीजेंस कहां पे वहां पे एडजस्ट करेगा, फिर और भी 10,000 नई नौकरियां और लगानी है। मैं सरकार से मेरी अपील है, हम नई रिक्रूटमेंट के खिलाफ नहीं है, आप लगाइए। जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, आप लगाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो हमारा राइट है, हमारा हक है, हमने जो 25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं, और उन हालात में जम्मू के टेम्परेचर देखिए आप सर, और हमारे स्टेशन का अगर मुआयना कहीं आपकी टीम करेगी, आप देखें किस हालात में हमारे फैन नहीं लगे हैं, हमारे लड़के रात भर ड्यूटी करते। और ऐसी ऐसी बरसात के हालात में परसों हमारे एक साथी को सांप ने काटा और कोई डिपार्टमेंट ने सिर्फ 500 रुपए, उसको शर्म आती है बात करें, 500 रुपए के उसको दिया। उसके अलावा हमारे परसों एक साथी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, कोई पीपी किट हमें नहीं, कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं। 50,000 1 करोड़ रुपया जो पिछले जब यहां पे एलजी मुर्मू जी उन्होंने रिलीज किया था, 1 करोड़ रुपया, 50,000 जम्मू प्रोविंस, 50,000 कश्मीर प्रोविंस के लिए, और कहीं भी ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को वो नहीं है, पीपी किट हमारे पास नहीं है, सैलरी नहीं है। तो अगर हम यहां पे अगर आज सर ये दावे हो रहे हैं देशभक्ति के, तो हमसे ऊपर देशभक्त कोई नहीं है। तो बूटे पेट को भूख रख के हम लोगों की जनता को पानी पिला रहे हैं और फिर हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तनवीर जी, आपने कहा कि 2014 से ही कईयों की जो है तनख्वाह नहीं मिली है, तो गुजारा कैसे होता है उनका? 2014 से लगभग 6 साल तक उनको तनख्वाह ही नहीं मिली है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे कुछ 3-4 डिपार्टमेंट के मैंने नाम लिए, जिसमें मैं टूरिज्म की बात करूंगा, कमांड एरिया है, और ऐसे और कोई डिपार्टमेंट्स है कि आधे लोगों को सैलरी दी जा रही है और उन्हीं में से आधे लोग जो है पिक उनको नहीं दी जा रही है, और काम बराबर लिया जा रहा है। या तो अगर आप उन्हें काम ही लेना है तो उनको आप वन स्ट्रोक पे बाहर कीजिए कि भाई हमारे पास कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर आज आजादी के इस समय 74 साल हो गए हैं, आजादी के हमारे देश को 74 साल हुए हैं। 74 साल के बाद भी हम एक भगवा मजदूरी जो है जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर कर रहे हैं, और इस भगवा मजदूरी हम चाहते हैं कि हम ठीक वैसे थे जैसे गुलाम थे, कम से कम एक मेंटलिटी हमारी थी कि हम किसी के गुलाम हैं। आज 74 साल आजादी के गुजरने के बाद भी हम लोग किसी और के नहीं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के, अपने ही चुने हुए लोगों के हम गुलाम बन रहे हैं, और हम कुछ ज्यादा नहीं मांगते सर। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो कैसे आत्मनिर्भर रहेंगे हम? जो हमें कमाई पूंजी हमारी है वो भी आप हमें नहीं दे रहे हैं, जो हमारा इतना बड़ा स्ट्रगल जो हमने करके लोगों को पानी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो सैलरी भी हमें नहीं मिल रही, तो हम आत्मनिर्भर कैसे नहीं? अभी आपने 15,000 जेईस को सेल्फ हेल्प ग्रुप से बाहर कर दिया, S24 की बात कर रहा हूं, उन लड़कियों को आपने रोडों पे कर दिया, और आप फिर कहते हैं जम्मू में नई रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। कहां पे? ये धोखा सरासर है। इसलिए तो मुझे याद आता है कि जब बीजेपी और पीडीपी हुकूमत में थे तो ये वादा किया गया था कि 60,000 जो कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको नियमित किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा, उसके लिए जो है एक समय सीमा भी तय करने की बात की गई थी। तो लेकिन जब ये हुकूमत चली गई तो उसके बाद उसका क्या हुआ? क्या आपने उसको फॉलोअप किया? बिल्कुल सर, उसको टाइम हमने फॉलो किया, हमने स्ट्राइक्स भी हुई, उसके दौरान हमारे फ्रंट के लेवल पे लड़ाई लड़ेगी, अपनी एसोसिएशन के लेवल पे लड़ाई लड़ी हमें। और जब अजीत कुमार साहू जी यहाँ पे पीएचई कमिश्नर थे, उस टाइम उनसे हमारी मीटिंग हुई, एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ कि आपके जो इस मसले को 1 या 2 महीने के बीच में हल किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट वो कागजों में रहे। उसके पहले अगर मैं बात करूं कि जो उससे पहले लड़ाई लड़ी, उससे पहले भी हमारी वक्तन फक्तन सेक्रेटरीट के हमारे मीटिंगें होती रही, अपने जो उच्च अधिकारी सरकार में बैठे हैं उनको अपनी डिमांड्स हमने मेमोरेंडम दिए। तो कहीं ना कहीं हमने ये कहा था कि इसको जो है ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 370 से बड़ा कोई मुद्दा जम्मू कश्मीर में था, या 35 या रिफ्यूजी से बड़ा कोई मुद्दा था। तो अगर ऐसे मुद्दे हल हुए तो हमें यकीन था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो केंद्र में बैठी हुई जो इकाई है, उनसे हमें पूरा अभी भी विश्वास है, ये मैं नहीं कहूंगा, अभी भी हमें विश्वास की जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। मुझे लगता है कि जो नए गवर्नर यहां मनोज सिन्हा जी आए हैं वो हमारे इस हालात को देखेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाली जो एक सैक मीटिंग हो रही है तो चाहिए इस टाइम गवर्नर साहब को इसका वन स्ट्रोक में इस मसले को हल कीजिए, ताकि हम भी समाज में अच्छी जिंदगी बसर करें। मैंने ये भी निकल के आता है जब भी हम डेली वेजेस से बात करते हैं या सरकार में बात करते हैं कि क्यों नहीं इनका जो है काम हुआ, तो उनका ये जवाब होता है कि पैसा नहीं है स्टेट के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है क्लियरेंस नहीं मिल पाती। आप इस बात से मुतमईन हैं? देखिए सर, पैसे की जहां बात करूं मैं, जम्मू कश्मीर में कभी पैसे की कमी नहीं रही। मैं आज की बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं। जब यूपी की सरकार यहां पे रही, कोalition रहा एनसी और कांग्रेस का, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, आपको याद होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 2000 करोड़ का एक भारी पैकेज उस वक्त भी यहाँ जम्मू कश्मीर 2012-13 में आया। उसके बाद अगर बात करें, एक बहुत बड़ा पैकेज 80,000 करोड़ का पैकेज जो पीछे जो बाकी जो एनडीए की सरकार रही उन्हें दिया, और 20 लाख करोड़ का अभी रिसेंटली जो पैकेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए आया, चलते वो भी आया है। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने हर बार लाल किले से ये बोला है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो मेरे खजाने वो खुले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो खजाने किन लोगों के लिए खुले हैं? जो ऑलरेडी जो इस दौलत जो गलत तरीके से दौलत कमाई उनके लिए जो खजाने खुले हुए हैं। क्या आज उस मध्यम वर्ग मजदूर के लिए, क्या आज उस कर्मचारी के लिए, क्या आज उनके पास पैसा नहीं है? मुझे सर एक बात बोलिए, इस वक्त पेची की बात करूं मैं, 6000 स्कीम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में है। जब ये स्कीम को एक ट्यूबवेल एक बनाते हैं, या एक कोई एक स्कीम, एक वाटर स्कीम उसका इनॉग्रेट करते हैं अफसर या मंत्री लोग, क्या उस टाइम उनको मैन पावर की जरूरत नहीं होती है? अलॉन्ग विद पोस्ट क्यों नहीं उस स्कीम को इनॉग्रेट किया जाता है? इन्हें पैसे निकाल लिए या अपने बेनिफिट ले लिए, लेकिन जो उस स्कीम को चलाने के लिए उस बंदे के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप देखें अभी जो नया जल शक्ति जीवन मिशन इनने लॉन्च किया है, और करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उसमें नल से जल जो पहुंचाना है, हर घर तक साफ पानी पहुंचाना है, तो सर पानी कौन पहुंचाएगा? वो तो आप लोग हम वर्कर पानी पहुंचाएंगे ना। तो उस अगर हजारों करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट पे आप खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है। आप सेमिनारों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, आप होर्डिंगों पे हजारों लाख करोड़ खर्च कर रहे हो। बहुत अहम बात बोली तनवीर साहब, आपने एक अहम बात बोली कि आप जब सेमिनार्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती है और करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो एक युवा जो ग्राउंड लेवल पे इस बात को सुनिश्चित करेगा कि साफ पीने का जल है,
वो सब तक पहुंचे वो आप लोग हैं। लेकिन आपको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है या जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे थी वो नहीं चाहती थी कि ये स्थायी हो? उसकी एक वजह बताता हूँ आपको। वजह आपको लगता है ये है कि जितनी भी सियासी पार्टियां यहाँ पे आई उन्होंने अपने जो है लोग जो है एज ए डेली वेजेस लगा दिए। अब गलती युवा की नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, उसको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी जब किसी मंत्री ने किसी को लगा दिया डेली वेजेस, अब जो नई सरकार आ गई वो ये सोचती है कि ये पिछली सरकारों ने जो है लगाए हैं, हम इसका खामियाजा क्यों भुगते? कहीं ना कहीं दो पार्टों में फंस गया है पीएचई और डेली वेजेस का जो विभाग है, खासकर जो डेली वेजेस है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सर, बड़ी सही बात आपने कही और पते की बात आपने कही। मेन इशू जो यही है, जब यहाँ पीछे सरकारें रही, देखिए जैसे भी बंदा लगा, अगर मैं आपके स्टूडियो में इंटरव्यू करने आया तो आपने मुझे बुलाया तो मैं इंटरव्यू करने यहाँ पे आया, नेचुरल सी बात है। अगर हमें डिपार्टमेंट में एंगेज किया, किसी अथॉरिटी ने एंगेज किया, वो किसी मंत्री ने किया, किसी चीफ इंजीनियर ने किया, किसी एचओडी ने किया, कहीं ना कहीं किसी ने तो एंगेज किया, उसकी गलती तो कोई नहीं है। और एंगेज करने के बाद उसको घर में तो बैठा नहीं, उससे सर्व किया है, 25 साल सर्व किए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्हें पानी पिला है, सर्विस दी है, बिजली दी है, टूरिज्म में काम किया, हर एक फील्ड में उसने काम करके दिया सरकार को। तो जिन्हें लगाया ठीक है, उन्होंने रोजगार दिया, लगाया, उनने भी, हम कहते हैं हम किसी के पार्टी की मैं यहाँ पे कोई सताइश नहीं करूंगा, जिसने भी किया गलत किया, अगर उनने लगाया वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हमें लगाते। ये इनको हमने एंगेज किया है, ठीक, इनको 7 साल के बाद जो SRO 64 था उसमें रूल था कि जो 94 से पहले लगे उनको जो 7 साल के सर्विस पूरे होने के बाद उनको रेगुलाइज किया जाएगा। ऐसे अगर 94 के बाद बैन अगर था, अगर उन्हें सबसे पहले उनको बैन को रिमूव करना था और इनको लगा के साथ में ही एक पॉलिसी मैटर करना था, जैसे आरटी टीचर्स की बनी कि 5 साल के बाद जैसे पीरियड उनके पास उनको टीचर कंसिडर किया जाएगा, हाँ, तो उस हिसाब से अगर एक पॉलिसी मैटर बनता तो उससे हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन क्या हुआ कि अगर एक लीडर ने देखा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए, एक सरपंच अगर है और उसके पास कोई 200-250 वोट है, उसके 20-25 लड़के लगा दिए। ऐसा कोई मेरा जैसा साथी आप कोई उठ के गया, उसने बोला जनाब मेरे, उसने अपने 10 घर के बंदे लगा दिए, तो एक वोट बैंक उसने अपनी एक सीट मजबूत की और लास्ट में क्या किया कि हमारे लोगों के जो ऊपर जो है वो कुर्सियों पर बैठे और आज ये हालत बन चुकी है। और आपने देखा होगा सर कि 2014 में जब इलेक्शन यहां पे हुए, पहली टाइम जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर हारे, जिसमें अब्दुल रहीम रातर जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे, शानदार शर्मा जी, रमन भल्ला जी, मतलब नामी गिरामी हस्तियां जम्मू कश्मीर की। पहली बार ऐसा हुआ, वो क्या था, वो एक रोष था, वो एक डिलीजेंस के अंदर, एक कैजुअल के अंदर रोष था। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि जो जमीन लेवल का जो वर्कर्स है, वर्कर मानिए या वोटर मानिए, ये यही कैजुअल लेबर्स है। ये सुबह 8 बजे पानी खोलेगा, 5 बजे जाके, ये जब इलेक्शन होगा ये 8 बजे लाइन में खड़ा होगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स जो लंबी कोठियों में बैठने वाला वो नहीं जाएगा। सियासतदानों ने जो है अपनी सियासत के पाटे में जो है आपको पीसने की कोशिश की, लेकिन आपका कहना सही है कि जो 60,000 जो युवा है उनकी ये ताकत है कि वो किसी को हम हुकूमत में लेके भी आ सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे ये जानना चाहूंगा कि जिनकी तनख्वाह नहीं मिली 6 साल से, अब उनका गुजारा कैसे होता है? और अब जो है ओवर एज भी हो चुके हैं, कोई और काम तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस वक्त जो है हाई टाइम है जब सरकार को फैसला लेना होगा कुछ? बिल्कुल सर, अभी फैसला लेना होगा और मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक लगभग 350-400 से ऐसा वर्कर है जो रिटायर हो चुका है डिपार्टमेंट से। और ये अनफॉर्चुनेट बात मैं ये कह रहा हूं कि और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर की इस वक्त जिन लोग डिपार्टमेंट में सेवा हमारे साथियों ने की है, आज डिपार्टमेंट उनको लेटर दे रहा है कि आप घर बैठिए, आपके 60 साल की उम्र, आप एज ए डेलीजर रिटायर करके उनको घर भेजा गया है। उसके अलावा दूसरी बात अगर मैं ये कहूं, जो फैसले की आपने बात की है, अभी तो हम अपील सरकार से कर ही रहे हैं, ऑलरेडी हमने जो है कश्मीर भवन से परसों हमारी मीटिंग भी हुई और हमारे प्रेसिडेंट जो वहां जितने भी कश्मीर भवन के, उन्होंने फैसला किया है कि 25, 26 और 27 को जो है प्रदर्शन होंगे तमाम यूटीज में। और साथ ही साथ अगर सरकार ने ये काम नहीं किया तो एक बड़ा आगे और प्रोग्राम भी आ सकता है, क्योंकि अब आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई अब ऐसी चीज नहीं बची है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को, जनता को परेशान करें, लेकिन जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भी जनता से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। तो हम ये चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार इस पर फैसला ले। अगर रखना है तो फिर भी फैसला ले, नहीं रखना है तो फिर भी फैसला ले। अब डबल स्टैंडर्ड में जो लाइफ आज तक हमने काटी, अब हम और ज्यादा हम जो इस लाइफ को अब आगे नहीं कर सकते हैं। सर आज देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आज कि ऑनलाइन आपको मटेरियल मिलेगा। हमारे साथियों की इतनी बुरी हालत है कि वो रिचार्ज तक अपने मोबाइल को नहीं करा सकते, ऐसे साथी भी हमारे इसमें। उसके अलावा थोड़ी बात करूंगा मैं लैंड ओनर्स की, जिनने
अपनी जो भूमि जो जमीन जो है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर दी है जी। और उस पर डिपार्टमेंट ने पीएचई ने बहुत स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं और वो पानी जो है लोगों को जा रहा है, लेकिन ना उस बंदे को जमीन का पैसा ना उसको सैलरी। कितना बड़ा जुल्म है। हाँ। और उसके अलावा आईटीआई ट्रेंड्स की बात करूं मैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं 2-3 हजार के करीब, जब इसका स्किल्ड इंडिया की बात की जाती है उनको एक 6,000 या 5,000 पे में इस वक्त अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। उसके अलावा सीपी वर्कर जिन्हें 25-25 साल कैरियर डिपार्टमेंट दिया, कैजुअल लेबर्स जिनके साथ, और साथ ही साथ मुझे बहुत काले एसपीओज की भी आ रही हैं। एसपीओज की काफी आ रहे हैं कि इस हालात में एसपीओज देखो वो ड्यूटीज कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं देश के लिए, और सिर्फ 4 या 5 या 6,000 सैलरी। तो कहीं ना कहीं इस जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया गया है। इससे हटके मैं आपसे पूछूंगा, ये सवाल बहुत ही अहम बन जाता है जब इतनी बातें सुनी जाएं कि 6 साल से तनख्वाह नहीं दी जाती और डेली वेजर वो काम करता है, उसके बाद रिटायर भी डेली वेजर ही हो जाता है, उसके बाद भी कोई बेनिफिट नहीं है। कहीं पीडीडी जो डेली वेजर हैं उनकी बाजू कट गई, किसी की टांग कट गई। ऐसे में सवाल है, आपको आज लगता है कि आप अगर जम्मू कश्मीर में नहीं होते, कि इस यूटी के बाहर होते, तो शायद आपका भविष्य उज्जवल होता? देखिए सर, अगर जब पहले यहाँ पर स्टेट थी उस टाइम चलो ये थी कि चुनी हुई सरकारें थी, हम किसी न किसी का दर खटखटाते थे, तो कोई ना कोई चलो अगर ज्यादा नहीं 10% हमारी बात को सुनता था। दुख की बात यह है कि जब यूटी यहाँ पे बनी सर, कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी सेक्रेटरीज हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिट, सबके सब जो है आउट ऑफ स्टेट के यहाँ पे लाया गया है और पूरी रियासत को मतलब एक यरगमाल बनाया गया है। कोई किसी की बात में डिलीजेंस की बात नहीं करूंगा। आप देखिए किसी की कोई बात सुन के यहाँ पे तैयार नहीं है। डेली मीटिंग्स हो रही है, ऑर्डर्स हो रहे हैं, बड़े फंड्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। किसी अफसर के पास जाओ तो वो बात हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार होती है, चाहे वो कितनी ही बुरी सरकार हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है आप अपनी बात जो है उन तक पहुंचा सकते हो और एक साथ रहता है। मेरा सवाल इसलिए था तनवीर आपसे कि क्या आज सियासत 25-26 साल हो गए आपको जद्दोजहद करते हुए, क्या सियासतदानों के ऊपर आज आपका विश्वास आज भी कायम है? आपको लगता है वो कुछ कर सकते हैं आपके लिए? देखिए सर, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे सियासतदान ही बुरे हैं और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे सियासतदान ही सही हैं। कुछ इसमें अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों को काम करने दिया जाता है और बुरे लोग चाहते नहीं कि काम हो। तो कहीं ना कहीं जिस बीच के जो दलदल में हम अच्छे लोग कौन मिले आपको, इसमें कौन से सियासतदान अच्छे मिल गए आपको? देखिए सर, मैक्सिमम अगर हम बात करें, आप श्यामला शर्मा जी की बात कीजिए कि जब वो पीएचई मंत्री रहे, बेशक वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें क्या है एक वजह रही, क्योंकि जब एक सरकार एक पूरी तरह से होती है फैसला वो कर सकते, लेकिन उस टाइम नहीं कर पाए। लेकिन उनने हमारा एक मतलब बेस जिसको है उसको तैयार किया। हम ऑनलाइन ही थे, कहीं हम ऑनलाइन हुए, सरकार ने रजिस्टर किया और डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरा उन्हें रेडी किया। उसके अलावा अपोजिशन में भी बात हम अर्ज करें, जैसे देवेंद्र सिंह राणा जी हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, वो उनकी बात करें। उसके अलावा आप कांग्रेस में रमन बल्ला जी की बात करें, वो भी जब भी उनके पास जाए ये कुछ 3 नाम हो गए अच्छे, जो गलत सियासतदान मिल गए वो उनके भी नाम ले लीजिए। सर देखो, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम गलत, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिसने आपके मसले को लटका दिया। देखिए सर, लटका जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, देखो अगर मैं बोलूंगा कि कभी सरकार अगर जम्मू कश्मीर किसी एक पार्टी की सरकार आती तो डिसीजन इसमें लेना आसान होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेज जब फंस जाता है, जब एक कोलिशन जब बनती है, तो कोलिशन में अगर सपोज करो कि आप किसी काम को चाहते हैं तो मैं उसको चाहता हूं कि मुझे बेनिफिट, जैसे पहले आपने कहा कि काम में तो नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये भी चाहते हैं कि यार ये कांग्रेस या एनसी के टाइप के लोग लगे हैं, अगर हम इनको करेंगे तो हम इनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, ये उनका तो वोट बैंक है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर इनको हम कर दें तो कल को हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, तो हम कैसे, तो हम एक पॉलिटिकली विक्टिम, जैसे मैंने कहा है, हम एक जबरदस्ती उलझन में फंसे हुए हैं। तो मेरी अपील आज है कि मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से, ये जितनी पार्टीज हैं सबसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्टेड है, अभी नई नई पार्टी, अपनी पार्टी का गठन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है, उनने भी अच्छे एफर्ट्स दिल्ली में लगाए, उनका भी हम वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे पैंथर्स पार्टी, वो भी हमेशा आवाज को उठाती रही है। तो मतलब आपको उम्मीद जो है आज भी है सियासतदानों से, लेकिन ऐसे में अब आपने जो ये कॉल दी है कि जो है काम बंद करने की कॉल दी है 3 दिन की, क्या क्या इसमें अब किया जाएगा? क्या पानी भी बंद किया जाएगा? देख सर, फिलहाल तो ये हमने प्रोटेस्ट कॉल जो कश्मीर के जो हमारे बेस साथी हैं उन्होंने वहां पर डिसीजन लिया, क्योंकि हमने इस बार उनको पहले ही कहा था कि क्योंकि इस वक्त जो पूरी जो मूवमेंट कश्मीर के अंदर हो रही है, गवर्नर साहब जो भी इस वक्त पूरा दरबार जो है कश्मीर के अंदर है 70%, तो वहीं पे सर हमने को बोला जो फैसला कश्मीर की लीडरशिप लेंगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो वहां लगभग 20-22 डिपार्टमेंट्स की परसों मीटिंग हुई, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि 25-26-27 को वो जो है काम छोड़ हड़ताल करेंगे और अपने अपने ऑफिस के बाहर वो धरना करेंगे, तो उसमें भी हम उनके साथ लग
बैक किया। लेकिन अगर इन 3 दिनों में भी अगर हमें लगे कि सरकार अभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं आ रहा है, तो फिर जम्मू कश्मीर की जॉइंट लीडरशिप बैठेगी तमाम डिपार्टमेंट्स की, और उसमें बैठ के जो हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे, और उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो फिर आर पार की लड़ाई होगी, वो डू एंड डाई की होगी, करो या मरो की लड़ाई होगी। फिर सरकार को या हमारा हक देना होगा या सरकार को फिर कुछ न कुछ फैसला इसके ऊपर करना होगा। अंत में मैं अब यही सवाल पूछूंगा, क्या तवक्का रखते हैं अब जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए मनोज सिन्हा से, अब उनसे क्या मांग करते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग रहेगी? देखिए, गवर्नर साहब से मेरी यही मांग रहेगी कि बहुत आशाएं पहले जो गवर्नर है उनके साथ भी थी, और ये नहीं कहेंगे वो कुछ करके नहीं गए, उनने भी अपनी टाइम पे वर्क किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू बन चुका है कि एक 60,000 का नंबर जो है और कहीं ना कहीं 1,05,000 तक के नंबर पहुंच गया है। तो इतने बड़े नंबर को एब्जॉर्ब करना, इसमें भी फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा पैकेज की जरूरत है। लेकिन हम ये भी सरकार के कहते हैं कि आप 60,000 को एक टाइम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन आप फेस मैनर में जैसे आपने किया है इस करिए, हम आप उसके साथ हैं। लेकिन बिल्कुल ही अगर चुप्पी साधे इस पर बैठेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और खास करके मैं यहां पे जोर दूंगा मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर कि अगर फिलहाल अगर रेगुलेशन में भी कोई फिलहाल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोविड-19 की चलते मिनिमम जो वेज है कितना आप समझते हैं ठीक रहेगा? देखिए सर, मिनिमम वेज एक्ट इस वक्त बात करें, अगर दिल्ली या बाहर जो जितनी भी यूटीज पौंडीचेरी वगैरह जो यूटीज हैं, लगभग 18,000 के आसपास का जो मिनिमम वेज एक्ट वहां पे बनता है। और उसको ऑलरेडी जो लेबर इंडिया जो ऑफिस जो है लेबर कमिश्नर सेंट्रल से उसे अप्रूवल किया है कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, मगर यहाँ पे इंप्लीमेंट है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर इस वक्त कोविड के चलते अगर इस वक्त फाइनेंशियल कोई क्रंच है, हम मानते हैं पूरी कंट्री और उसके साथ साथ इस वक्त पूरी विश्व जो है इस महामारी के उसमें आग झपेट में है, तो अगर इस टाइम फिलहाल सरकार रिलीफ के तौर पर अगर मिनिमम वेज एक्ट ही लागू कर देती है फिलहाल 2-3 महीने, जब तक पूरा स्टेट दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो, हम वही अपील करते हैं। लेकिन अगर सरकार यह कहे कि जैसे चुपचाप जैसे पहले ही से सिस्टम को आगे चलाते हैं, उससे चलना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मेरी अपील है गवर्नर साहब से कि प्लीज इस हमारे मैटर को देखिए और इसको वन टाइम सेटल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, आप आए, अपनी बात रखी। तो आपने सुना कि डेली वेजेस जो है, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के जो भी कैजुअल वर्कर्स हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है। पिछले 25-26 साल हो गए जद्दोजहद करते हुए। अब इनकी मांग है कि कम से कम जो है मिनिमम जो वेज एक्ट है वो लागू किया जाए, ताकि जो है पिछले कई सालों से जो जद्दोजहद है उसका कुछ लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो निकल सके, कुछ इनको राहत मिल सके। हमें उम्मीद है सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।